थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कीन्सियन का नज़रिया ये और बहुत इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। बीकॉम के इकोनॉमिक्स के पेपर में ये समझें कि हर साल ही तकरीबन ये सवाल आपको मिलेगा, क्लासिकल थ्योरी और एक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कोशिश करूँगा कि इसको एक अच्छे अंदाज में आपको समझा सकूँ ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में भी आए और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि सिर्फ रट्टा लगे। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये एक नज़रिया है, कीन्स ने दिया था 1936 में, एक पब्लिश हुई बुक उसमें था ये। अच्छा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने से पहले एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम, ताकि ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए। हुआ ये था कि दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी 18वीं सदी 19वीं सदी में। 1930 में एक डिप्रेशन आता है और इतना शिद्दत का वो डिप्रेशन होता है कि दुनिया की रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो इसके बाद जब डिप्रेशन जब भी आता है, लाइक अभी कोरोना वायरस है ना, तो ये भी एक डिप्रेशन की सूरत हाल है दुनिया भर में। इकोनॉमी डाउन हुई भी पड़ी हुई है। तो ऐसी इकोनॉमी जब डाउन सूरत हाल होती है तो कुछ लोग जो हैं, कुछ प्रोफेसर जो हैं या कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो अपनी एक नज़रियात देते हैं कि इस इकोनॉमी से बाहर, इस डाउनफॉल से बाहर कैसे निकल जाए। तो ये भी एक थ्योरी इसी टाइप की है कि कीन्स ने एक नज़रिया दिया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, कि उस डिप्रेशन के बाद बाहर कैसे निकला जाए। इस नज़रिए को बहुत पजीराई मिली और इस नज़रिए के बाद 1930 के बाद डिप्रेशन की जब रिकवरी आई, फिर दोबारा 1945 के अंदर वर्ल्ड वार हुई, उसके बाद दोबारा इस थ्योरी को अप्लाई किया गया। फिर 1970 में क्राइसिस आए, फिर 2008 में क्राइसिस आए और अब 2020 में आए। तो ये जब क्राइसिस आते हैं तो ये नज़रिया जो है ना, ये जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, बहुत काम आती है। ये एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं जिसके ज़रिए आप उस क्राइसिस से, डिप्रेशन की सूरत हाल से बाहर की तरफ आ सकते हो। अच्छा, अब ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी से पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेस करती थी सेज लॉ ऑफ मार्केटिंग पे, सेज लॉ ऑफ मार्केट पर। ये लॉ क्या था, मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। वो कहते हैं कि जो इकोनॉमी है ना, क्लासिकल लोग क्या कहते थे कि इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी, वो बिलीव ये करते थे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत टेम्पररी होगी। सर, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? क्या इसका मतलब हर कोई जॉब पर होगा? नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त वेज का रेट चल रहा है, लेट सपोज 600 रुपये। अब मार्केट में लेबर वेज मतलब प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया हुआ है और वो वेज दे रहा है लेबर को 600 रुपये, लेकिन जो लेबर काम कर रही है वो रोज़गार पर है। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार 600 तो बहुत कम है, इस पर तो मैं काम नहीं करूँगा। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार अभी तो हम पढ़े लिखे हैं, हम इस वेज रेट पे तो काम नहीं करेंगे, हम ये मिनिमम वेज पे तो नहीं जाएंगे, हमें जब तक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तब तक हम जॉब नहीं करेंगे। तो वो जो लोग अपनी मर्जी से फ्रिक्शनल या टेम्प्ररी अनएम्प्लॉयमेंट के ज़ुमरे में आते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो क्लासिकल लोग क्या कहते थे कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है, ठीक है ना, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मौजूद होता है, टेम्प्ररी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी देर के लिए होती है। ये क्लासिकल लोगों का नज़रिया था। फिर क्लासिकल लोगों का एक ये भी नज़रिया था। क्लासिकल लोग क्या मतलब, कीन्स से पहले के लोगों ने जो इकोनॉमिक के हवाले से बात की, वो क्लासिकल लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और इनकी थ्योरी को कोई चैलेंज भी नहीं कर पा रहा था भाई, मतलब क्योंकि कभी डिप्रेशन आया ही नहीं, चल रही थी इकोनॉमी, ये कह रहे हैं भाई ठीक है सही चल रही है। लेकिन जैसे ही डिप्रेशन आया ये थ्योरी फेल हो गई। और कीन्स ने जब इसके अगेंस्ट में नज़रिया दिया थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो ना सिर्फ इस थ्योरी को आर्ग्यू किया बल्कि इसके बहुत से क्रिटिक्स भी बताए। तो फिर कीन्स का नज़रिया इंपॉर्टेंट माना गया। अच्छा, क्लासिकल लोग क्या कहते थे कि इकोनॉमी जो है ना वो खुद अपने मार्केट फोर्स पे चलती है। सर, व्हाट इज मार्केट फोर्स? मार्केट फोर्स तीन होते हैं यहाँ पे, प्राइस, वेजेस और इंटरेस्ट। मतलब मार्केट में क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई खुद ही क्रिएट हो जाती है। लेबर को वेजेस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जरिए मिल जाती है। अगर एम्प्लॉय इंटरप्रेन्योर अपना पैसा लगाएगा बिजनेस में और एक वो फैक्ट्री लगाता है तो लोगों को उजरत मिल ही जाती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, कि लोग सेव करें या इन्वेस्ट करें। यानी कि मार्केट के अपने खुद डायनामिक्स, वो खुद ही चलती है। आप मार्केट में गवर्नमेंट को पिक्चर में नहीं होना चाहिए।
मार्केट खुद ही ऊपर जाती है, खुद ही नीचे आती है, टेम्पररी तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं और मार्केट खुद ही चल रही है, मार्केट अपने फोर्सेस के साथ चल रही है। ये कौन लोग कहते थे? क्लासिकल लोग कहते थे, ठीक है ना। उनका नजरिया इन 3 चीज़ों पे था, सेज लॉ पे, वेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे, और क्वांटिटी थ्योरी। क्वांटिटी थ्योरी प्राइस को कहते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, मनी सप्लाई वगैरह। वेज फ्लेक्सिबिलिटी और सेज लॉ पे, इनका ये 3 चीज़ों पे नजरिया था। लेकिन जैसे ये डिप्रेशन आया ना और पूरी मार्केट डाउन हो गई, पूरा वर्ल्ड जो है वो क्राइसिस में आ गया, उस वक्त कहा गया भाई तुम लोग तो कहते थे कि यार मार्केट फोर्स पे चलती है, अब कहाँ गई मार्केट फोर्स, अब कहाँ गई डिमांड, ये क्यों इतनी नीचे, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है डिप्रेशन आएगा, लोग बेरोजगार होंगे। तो क्लासिकल लोग क्या कहते थे? वो यही कहते थे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्लासिकल लोग क्या कहते थे कि उनका बिलीव क्या था कि एम्प्लॉयमेंट फुल होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी होती है। फिर क्लासिकल लोग क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, द इक्विलिब्रियम एग्रीगेट रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड फ्रॉम द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन एंड लेबर मार्केट शेड्यूल। मतलब खुद ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ये जो प्रोड्यूसर है वो अपना पैसा लगाएगा मार्केट में, इन्वेस्ट करेगा और उसको सामने से डिमांड मिल जाएगी, और जितनी डिमांड मिलेगी उतनी वो सप्लाई करेगा, इस तरह से वो प्रोडक्शन करेगा। द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन शोज कैपिटल, स्टॉक, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो वो खुद ही खुद चल रहा होगा सब कुछ, ठीक है ना। थोड़े टाइम पे डाउनफॉल आएगा, फिर उसके बाद, लेकिन डिप्रेशन के बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया। तो क्लासिकल लोग हो गए फेल। अब देखो क्लासिकल लोगों का क्या नजरिया था, यही था। क्लासिकल इकोनॉमिक बिलीव किसके करते थे कि प्राइस, वेजेस, प्राइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट इकोनॉमी के उसके ऊपर चल रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैंने आपको बता दिया कि ये इसके इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, कि वो खुद ही डिमांड को और सप्लाई को क्रिएट करते हैं, यानी कि द इकोनॉमिक फोर्सेज वुड ऑलवेज बी जनरेटेड सो एज इंश्योर द डिमांड फॉर लेबर वाज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स सप्लाई, कि वो सप्लाई पर होती है और वही लेवल पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम से मुराद जितना मैं पैसा लगाता हूँ वो मुझे मिल जाता है। कैसे मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी ऑफ, ये क्लासिकल लोगों का नज़रिया था। मैं बार बार ये क्लासिकल पहले बता रहा हूँ ताकि मैं जब आपको वो बता सकूँ ना, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कीन्स का नज़रिया, तो मज़ा है पढ़ने में। क्लासिकल थ्योरी क्या थी? द एंटायर इकोनॉमिक प्रेमिसेस ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन फुल एम्प्लॉयमेंट, वही कि भाई लेबर को फुल एम्प्लॉयमेंट मिला और इकोनॉमिक रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज में। अचानक से 1930 में डिप्रेशन आ गया। अब जैसे ही डिप्रेशन आया ना, तो कीन्स ने अपना एक नज़रिया दिया, क्योंकि उस डिप्रेशन के बाद दुनिया निकल ही नहीं पा रही थी। तो कीन्स ने अपनी बहुत स्टडी करने के बाद एक बुक पब्लिश की 1936 में। और अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, वो कहता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कहता है शॉर्ट पीरियड के लिए। किसके लिए? अच्छा, मैं इसकी को थोड़ा सा मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, फिर मैं पढ़ता हूँ थ्योरी तो समझ में आएगा। वो कहता है यार बड़ा आसान, उसने कहा कि देखो भाई, क्लासिकल लोगों की पिक्चर में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब भी क्राइसिस आते हैं ना, गवर्नमेंट को अपना मार्केट में पैसा डिप करना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर मार्केट में पैसा लगाएगी, एक्सपेंडिचर करेगी, तो वो सूरत हाल से बाहर निकला जाएगा। एक पॉइंट इसने ये दिया। फिर उसने कहा कि जो तुम बात करो ना डिमांड और सप्लाई की, क्लासिक वो कहता है कि मैं बात करता हूँ अफेक्टिव डिमांड की। सर अफेक्टिव डिमांड क्या होती है? अच्छा, पहले क्लासिकल लोग क्या कहते थे डिमांड को, वो सुनना। वो कहते थे वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है ना। यानी कि वो कहते थे कि यार इनकम जो है, लेट सपोज मैं अगर 1000 रुपये कमाता हूँ, तो 1000 रुपये किसके बराबर है? लेट सपोज मैंने 800 रुपये खर्च किए कंजम्पशन का मतलब, और 200 रुपये मैंने बचा लिए, वो मेरी सेविंग है, ये 1000 रुपये बराबर है। फिर वो कहते थे कि जो लोग सेविंग करते ना, वो बाद में जाके इन्वेस्टमेंट करते थे। इसका मतलब सेविंग से भी जो पैसा है ना, वो मार्केट में ही आता है। इन्वेस्ट सेविंग करने के बाद आपने रखा नहीं, आपने उसे क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट, जितना सेव किया पूरा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली सेविंग करने के बाद वो इन्वेस्ट किया, तो वो मार्केट में ही पैसा आया ना। तो वो कहते हैं कि पूरा पूरा मार्केट में आ जाता है। लेकिन कीन्स कहता है ऐसा नहीं है। कीन्स कहता है ऐसा नहीं है। अफेक्टिव डिमांड, कीन्स ने क्या कहा? अफेक्टिव डिमांड, कीन्स ने कहा कि लेट सपोज 1000 रुपये मेरे पास है, मुझे इनकम हुई, और मैंने इसमें 800 रुपये खर्च किए, तो जो कंजम्पशन है ना वही मार्केट में आएगी, सेविंग नहीं आएगी मार्केट में, क्योंकि सेविंग के लिए अदर डिटर्मिनेंट फैक्टर्स भी है। तो ये जो 800 रुपये मार्केट में आए, वो मेरी अफेक्टिव डिमांड है। और इसने इसको ऐसे भी बताया, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको यूं कहता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है आसान अल्फाज में। लेट सपोज मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ, ठीक है ना।
मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ और मैं फैक्ट्री लगा कर फॉर एग्जांपल मास्क प्रोड्यूस करता हूँ, मास्क जो नहीं आप लोग पहनते हो ये बनाता हूँ। मार्केट में अगर डिमांड है ना तो मैं मास्क ज़्यादा बनाऊंगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है तो क्या मैं ज़्यादा मास्क बनाऊंगा? ज़्यादा मास्क बनाने का मतलब ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, लेबर लगेगी मेरी। अब जितनी ज़्यादा लेबर लगेगी, मैं लेबर को कॉस्ट देता रहूँ, कॉस्ट देता रहूँ, लेकिन सामने अगर डिमांड ना होगी तो लेबर को मैं क्या कॉस्ट दूंगा? कभी भी नहीं दूंगा। मैं तो लेबर को उतना ही दूंगा जितना मुझे सामने से मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा वायरस में भी कितने लोग बेरोजगार हुए, क्यों है भाई? जॉब से क्यों निकाला? क्योंकि भाई कंपनी कह रही है कि भाई पहले इकोनॉमी अच्छी थी, हम कमा रहे थे तो लोगों को रखा हुआ था। अब हम हमारे खुद के मतलब मसला हो चुका है, हमारा दिवालिये की तरफ आ रहे हैं, हमारी कंपनी के कैश फ्लोज आउट हो चुके हैं, हमारी कंपनी इतनी प्रोडक्टिविटी कर नहीं रही है, ऑर्डर जा नहीं रहे हैं सप्लायर से, कस्टमर इतना खराब नहीं है, कस्टमर के पास कैश फ्लो इशू आ गया है, तो मेरा तो कंपनी रुक गई है इस वक्त, मेरी प्रोडक्शन रुक गई है। मेरी प्रोडक्शन रुक गई है तो मैं बिला वजह लेबर को पैसा दूँ? कभी भी नहीं दूंगा मैं लेबर को पैसा। मैं उतनी लेबर रखूंगा जितनी मेरी प्रोडक्शन है। यस या नो? बिल्कुल यस की बात है ना। तो फिर कीन्स कहता है, सुनना आप कीन्स का नजरिया, कीन्स कहता है इन शॉर्ट पीरियड लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ऊपर मैंने आपको बताया द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। वो कहता है कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी वही पॉइंट इक्विलिब्रियम है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, अब चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कुछ भी हो, ठीक है ना। अब ये मैं आपको जो पॉइंट है ना ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम से। अब मैं इसके लिए एक डायग्राम खोलता हूँ, आप डायग्राम देखना, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये मेरा एक नोट्स बना हुआ है, ये मैं आपको देता हूँ, मैं पूरा समझाता हूँ, ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम बहुत अच्छे से, ठीक है। ये है एग्रीगेट सप्लाई, क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है। ये वाला जो कर्व है वो किसका है? एग्रीगेट डिमांड। और ये वाला जो कर्व है वो किसका है? एग्रीगेट सप्लाई। इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके दोनों बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। कीन्स कहता है ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कहलाती है इक्विलिब्रियम लाइन, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल। तो ये कहलाती है इक्विलिब्रियम, यानी कि इस लेवल पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भाई सरमाएदार ने पैसे लगाए तो मार्केट में उसने पैसा लगाया, अब उसको जितनी रिसिप्ट हुई, इसकी रिसिप्ट है यहाँ पर, तो ये इतना ही पैसा लगाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा, तो जाहिर सी बात है इतने ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इस वक्त मार्केट का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो यहाँ पर है, ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये गैप आ गया। ये गैप क्यों आया? क्योंकि भाई सरमाएदार ने बोला भाई मैं तो उतना ही पैसा लगाऊंगा, उतना ही लोगों को जो रोजगार दूंगा जितना मुझे रिटर्न मिलेगा। अब लोग मार्केट में ज़्यादा हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नुकसान तो नहीं करूंगा, मैं सबको रोजगार दूंगा तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे लोगों, इतने लोग हैं जॉब करने के लिए और मिला हुआ इतने लोगों का, ये जो बीच का गैप है ना, तो कीन्स कहता है ये बीच का गैप फिल करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए, क्योंकि ये बीच का गैप सरमाएदार फिल कैसे कर सकता है? वो कहेगा कि भाई मैं तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट करूंगा जितना मुझे रिटर्न मिलेगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं 1 करोड़ रुपये लगा रहा हूँ मार्केट में इन्वेस्ट और मुझे रिटर्न मिल रहा है 80 लाख का, तो मैं 20 लाख नुकसान तो नहीं बर्दाश्त करूंगा ना भाई। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को क्यों बढ़ाऊँ? हाँ डिमांड बढ़ेगी तो मैं बढ़ाऊंगा, अब डिमांड तो बढ़ नहीं रही है। अब यहाँ पे लेवल में जब ये वाला गैप आ जाता है एम्प्लॉयमेंट में, अब इतने लोग बेरोजगार हैं, तो वो कहता है यार इस लेवल को फिल करने के लिए फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में पैसा डिप करना पड़ेगा। ये कीन्स का नज़रिया था। किसका नज़रिया था? कीन्स का। अब जरा आते हैं यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो कीन्स का जो नज़रिया था, आप जरा एक्सप्लेनेशन करते हैं इन शॉर्ट पीरियड। अच्छा, कीन्स खुद कहता है क्योंकि वो डिप्रेशन से निकलने का एक नज़रिया था, ये शॉर्ट रन था, ये लॉन्ग रन नहीं था। और ये जो क्लासिकल लोग चला रहे थे ये लॉन्ग रन से चला रहा था, बड़ी सदियां निकल गई थी उसके पीछे भाई, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था उस नज़रिए को। लेकिन डिप्रेशन के बाद डिप्रेशन से निकलने की सूरत हाल का जो नज़रिया दिया वो कीन्स ने दिया। वो कहता है इन शॉर्ट पीरियड टोटल आउटपुट और नेशनल इनकम डिपेंड, नेशनल इनकम और टोटल आउटपुट किस पे डिपेंड होता है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। बिकॉज इन शॉर्ट पीरियड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल टेक्निक एक्सट्रैक्टर वो सब तो रिमेन कांस्टेंट होते हैं, मेन होता है एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स।
लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन अफेक्टिव डिमांड। अब ये कहता है कि भाई ये जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो डिपेंड करती है अफेक्टिव डिमांड पे। सर व्हाट इज अफेक्टिव डिमांड? अफेक्टिव डिमांड ऊपर पढ़ा आपने, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब बराबर हो उसे अफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा। तो कीन्स क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा अफेक्टिव डिमांड होगी उतना लेवल ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेगा। अफेक्टिव डिमांड क्या होता है सर? अफेक्टिव डिमांड ऊपर पढ़ा ना, एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई। सर फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड वो जो एक प्रोड्यूसर यानी कि जिसने फैक्ट्री लगाई है वो चाहता है कि मुझे इतने पैसे रिटर्न मिले, और एग्रीगेट सप्लाई वो जो वो मार्केट में पैसा डिप करता है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, तो वो उसके अगेंस्ट में रिटर्न चाहता है। इन्वेस्ट किसके ऊपर करता है? जाहिर सी बात है काम करेगा तो लेबर को उजरत वगैरह मिलेगी, लोगों को रोजगार देगा वो। एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाते हो ना आप, 10-15 लोगों को रोजगार मिलता है। अब 10-15 लोगों को आपने रोजगार तो दे दिया, अगर आपको उसका रिटर्न बैक नहीं मिलेगा तो क्या आप उनको रोजगार देते रहोगे? आप कभी भी नहीं दोगे। आप तो रोजगार तब तक दोगे जब तक अफेक्टिव डिमांड है। बस आपकी अफेक्टिव डिमांड ने हिट किया, आपकी अफेक्टिव डिमांड नीचे करी, आपने उनको फारिग करना स्टार्ट किया। आपकी अफेक्टिव डिमांड बढ़ी, आप उनको और मजीद बढ़ाते जा रहे हो, आप मजीद रोजगार देते जा रहे हो, क्योंकि आपको सामने से अफेक्टिव डिमांड का मतलब सामने से मिल रहा है, सामने से मिल रहा है। जो आप लगा रहे हो वो आपको मिल रहा है, तो आप बोलोगे अच्छा मुझे मिल रहा है तो फिर बढ़ाते जाओ काम। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री करो, 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, देते जाओ लोगों को रोजगार। लेकिन अगर आपको सामने से नहीं मिलेगा तो आप रोक दोगे। जब आप रोकोगे तो फिर रोजगार मजीद, जब ऐसी सूरत हाल आएगी तो डिप्रेशन में तो यही होता है ना, लोग अपना पैसा नहीं लगाते मार्केट सूरत हाल में। तो वहां पे उसने कहा कीन्स ने कि डिप्रेशन जैसी सूरत हाल में जब आपका गैप आ जाए एम्प्लॉयमेंट का, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको ये करना पड़ता है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़ते हैं। ये कीन्स का नजरिया था। अब इसके नोट को पढ़ते हैं जरा अच्छे से। जे एम केन्स एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट 1936, इसने एक बुक लिखी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसका नाम था, ठीक है ना, इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या हुआ था? एक ग्रेट डिप्रेशन आया। डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमी डाउन हो गई 1930s के अंदर, और ये एक आई ओपनर था। देयर वाज देन वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, नेशनल इनकम गिरती जा रही है। कितने मुल्क डाउन की तरफ आ गए। इन द लाइट ऑफ इस थ्योरी ही ऑल्सो इंडिकेट व्हाट इकोनॉमिक पॉलिसी बी अडॉप्टेड। उसने कहा कि उस वक्त कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाए ताकि लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक लाया जाए और अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए। Keynes thus gave a new turn to economic. This is why his theory and ideas have been given the name of new economic, and some people go to the extent, लोगों ने यहाँ तक कहा कि कीन्स ने तो रिवॉल्यूशन ला के दे दिया हमें, एक बहुत बड़ा। Now sir, what is the main point of Keynes theory, which is known as affective demand? जो भी हमने पढ़ा, Keynes theory of income and employment is based on the principle of affective demand. However, in order, now sir, what is effective demand हम पढ़ चुके हैं। अफेक्टिव डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के। सर व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सर व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? आपको कितना मिल रहा है, इन शॉर्ट कितना पेमेंट कर रहे हो और कितना रिसिप्ट कर रहे हो। जिस लेवल पे ये बराबर हो जाए तो दैट्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अफेक्टिव डिमांड employment level depends on effective demand. Employment level depends on effective demand. It should not be difficult to see that the individual firm employment will depend on entrepreneur ideas about how many men he must employ to maximize profit. ठीक है ना? Similarly, in the economy as whole, employment will depend on the decision of individual employers. ठीक है ना? Added together about how many men to employ in order to maximize profit. वो तो भाई अपना प्रॉफिट चाहता है, वो बोलता है मेरा प्रॉफिट किस लेवल पे मैक्सिमाइज होगा, बस उस लेवल तक मैं लोगों को रोजगार दूंगा, उससे ज्यादा मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट संभालेगी। मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एज होल अकॉर्डिंग टू कीन्स आर एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। अब ये बताना चाह रहे हैं ना, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई मीन्स इंटरप्रेन्योर, जो कारोबार कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, टेकिंग टुगेदर एम्प्लॉयर सर्टेन टोटल नंबर ऑफ लेबर। वो अपनी एक फैक्ट्री में लेबर को जॉब देता है, वो इन टर्न प्रोड्यूस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो इसको एक आउटपुट बना के देते हैं, मतलब काम बना कर देते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट बाय द नंबर ऑफ मेन इज कॉल्ड द एग्रीगेट सप्लाई। जितना वो आउटपुट बना कर दे रहे हैं वो एग्रीगेट सप्लाई है, वो मार्केट में सप्लाई करेगा फिर। इट इज इन, तो आपको समझ में आ रहा है that unless entrepreneur is whole expect to cover their cost। अब वो जाहिर सी बात है, उसने आउटपुट बनाया, उसकी कोई ना कॉस्ट लगी है ना,
अब वो चाहता है मुझे मिल जाए ये कॉस्ट, होल एक्सपेक्ट टू कवर दिस कॉस्ट, वो मुझे मिले। भाई मैंने 5 रुपए की एक चीज़ बना दी है, अब मुझे मिलेगी तो मैं आगे काम करूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं काम क्यों करूंगा। On the other hand, if they expect to receive more than their cost, aggregate supply price, they will wish to employ more employee. अगर उसे ज़्यादा मिल रही है भाई, वो मार्केट में डिमांड ही डिमांड है, तो वो तो बोलेगा और लोगों को रोजगार दो, मुझे तो और बढ़ाना है, मैं आउटपुट और बढ़ाओ। पहले 1000 बनाना था, अब मैं 2000 बनाऊंगा, 2 की जगह 4 बनाऊंगा, 4 की जगह 6 बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्केट से मिल रहा है, मुझे मार्केट से मेरी कॉस्ट मिल जाती है। जब तक मिल रही है तब तक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहूंगा। समझ आया ना। तो अब ये तो पॉइंट हो गया एग्रीगेट सप्लाई का। सर फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। नाउ लेट अस टॉक द डिमांड साइड। व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्राइज टेकन टुगेदर एंड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। लेबर को उसने जॉब पे रखा, लेबर ने इसको आउटपुट बना के दिया। हाउ मच इट विल फैच विल डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ डिमांड। कितना लेबर को रखेगा, इतना वो आउटपुट बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिमांड पे। भाई जितना ज़्यादा उसको रिसिप्ट होगा वो उतना ज़्यादा आउटपुट बनाएगा और उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगा। अब मार्केट में उसको रिसिप्ट कम हो रही है तो वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार क्यों दे, वो तो कभी भी नहीं देगा। ठीक है ना। तो समझ आया मरियम, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। बाकी जी लड़कियों को सर। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, तो आगे चलूँ मैं। जी कोई ऐसा पॉइंट जो मिस कर रही हैं आप। सर, हमने ये डायग्राम दोनों शो करनी होगी? यहाँ बिल्कुल दोनों शो करनी है, एक ही जैसी है। मतलब एक ये वाली ठीक भी है सेम सर। है, मतलब आप ये वाली शो कर दो, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। बट ये डायग्राम में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, मुझे आप ये बताएं जरा। सर ये एन वाला जो इक्विलिब्रियम है, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो इफेक्टिव डिमांड कैसे निकलती है। ये- जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी तो इफेक्टिव डिमांड हो जाएगी वो। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के लिए फिर कीन्स क्या कहता है, मार्केट में क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि जो गैप आया है एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप आया है उसको फिल करने के लिए उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में। वेरी गुड, जबरदस्त। समरीन आपको समझ में आया, फिर आगे चलूँ मैं। यस सर। यस सर, बहुत अच्छे से समझ आया है। नहीं दैट्स गुड। नाउ तो इस अच्छा ये हर साल 20 नंबर का आ रहा है, हर ईयर में आप देखें 2019 18 17 16 हर साल मैक्रो में 20 नंबर का है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आसान सा है, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा आ जाएगा। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो इसने डायग्राम बनाई है ना, इस डायग्राम को इसने डिफाइन किया है कि एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, ए इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एम्प्लॉई रखे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने रिसिप्ट रखी है, जो ऊपर रखी है ना, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट रखें, वाई एक्सिस के ऊपर रिसिप्ट रखी है। ए इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड, ए डी का मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता है, ये इस डायग्राम की इलस्ट्रेशन है, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है लेट अस टेक द एस कर्व फर्स्ट। एस कर्व का मतलब सप्लाई की बात कर, इट शोज फॉर ईच पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ रिसिप्ट by entrepreneur from the sale of output how many men it would be just worth employing. For example, if entrepreneur expect to receive OM, अब इसमें डिफाइन करना है, it would just pay them to employ ON। तो मतलब जितना उसको मिल रहा है उतना वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर उसको रिसिप्ट ज़्यादा मिल रही है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा है, अगर उसको रिसिप्ट कम मिल रही है वो एम्प्लॉयमेंट कम दे रहा है। वही वाला नज़रिया आपको डिफाइन करना है इस पूरे में। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं। Thus the effective demand is that the aggregate demand price which becomes effective because it is equal to aggregate supply price। ये हमने पढ़ा कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएं, लेकिन शॉर्ट रन में। कीन्स के अपने नज़रिए की जो एक लिमिटेशन है वो यही है कि वो शॉर्ट रन है, वो लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहा। क्लासिकल थ्योरी लॉन्ग रन तक चली आ रही थी, कीन्स का नज़रिया शॉर्ट रन था, बट बहुत बहुत इम्पैक्टफुल था। 1930 के बाद जब डिप्रेशन में दुनिया गई, 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार हुआ, इसके बाद 1970s में डिप्रेशन का शिकार हुई, 2008 में भी, अब 2020 में। इन तमाम सूरत हाल में देखें, अभी अमेरिका में देखें आप, अमेरिका जो वायरस की सूरत हाल हुई, अमेरिका ने इकोनॉमी में डिप कैसे किया, हर बंदे को $3-3 हज़ार दिए ताकि वो इकोनॉमी को रनिंग करें। क्योंकि अगर बंदे की परचेजिंग पावर रुक जाएगी तो वो डिमांड नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा नहीं तो मार्केट में वो इन्वेस्टर भी सप्लाई नहीं करेगा। एंटरप्रेन्योर तो तब सप्लाई करेगा ना जब उसको डिमांड मिलेगी।
जब उसको डिमांड ही मिल रही तो वो सप्लाई क्यों करेगा, वो अपना पैसा क्यों लगाएगा, वो तो नुकसान कर जाएगा फिर। सही है ना। तो अफेक्टिव डिमांड किसके बराबर है, नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो ये आपने पढ़ना है। इसके बाद कीन्स का जो नज़रिया था उसकी कुछ प्री पोजिशन है, मतलब उसने क्या बातें की, इसको एक समराइज करते हैं। एक उसने बात की कि इन इकोनॉमी, शॉर्ट रन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा उसने बात की टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड किसके ऊपर होती है, अफेक्टिव डिमांड के ऊपर, जो इसने बताया। तीसरा उसने बात की एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड ऑन फिजिकल एंड टेक्निकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन and in the short run it is not change often change and it is change in aggregate demand the bring about changes in income and employment। aggregate supply depend करती है टेक्निकल कंडीशंस के ऊपर कि भाई अगर डिमांड होगी तो सप्लाई क्रिएट करोगे और अगर डिमांड होगी तो आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। अफेक्टिव डिमांड इज मेड अप ऑफ अ कंजम्पशन डिमांड इन इन्वेस्ट, अफेक्टिव डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंजम्पशन डिपेंड ऑन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग कितना खर्च कर रहे हैं। शॉर्ट रन में वो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। बहुत अनसर्टेनिटी होगी तो ये लॉ चलाना या ये प्रिंसिपल थोड़ा सा मुश्किल डिफाइन करना हो जाएगा, ठीक है। बाकी बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, मार्जिनल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। कीन्स ने कहा कि मैं तुम्हारे क्लासिकल को कहा कि मैं तुम्हारे मार्केट फोर्स को मानता हूँ, ठीक है, ये मार्केट फोर्स चलाते हैं इकोनॉमी, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, वेजेस, मार्जिनल एफिशिएंसी, सब कुछ ओके। बट मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मार्केट फोर्स नहीं है, गवर्नमेंट को भी पिक्चर में होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं होगी तो जब, क्योंकि मार्केट फोर्स उतनी ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी जितनी डिमांड है, बस। अब डिमांड तो उतनी तो एम्प्लॉयमेंट हो गई, लेकिन अगर जो फिर बेरोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अलग है और एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना है, तो फिर इस गैप को कौन कवर करेगा। इस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स डिप करने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंडिचर्स लगाने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह ये इफेक्टिव डिमांड का टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 5 ईयर से देख भी लीजिएगा और इस टॉपिक की अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। बहुत आसान भी है अगर आप इसको तरीके से लेके चलो। क्लासिकल थ्योरी और ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, और कुछ जो चीज़ें आपको समझनी हो तो वो मुझसे आप शेयर करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बता दूंगा। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत